करुणा मेहता जी, यादविंद्र मेहता जी, हरप्रीत ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਰੁੱਠਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ। बहुत कोशिश इन्हों ते दूजिया ने की कि इन्हों रोकया जाए किसी ढंग के नाल, पर इन्होंने किसी गल की परवाह ना करते हुए फिर पार्टी दे विच अपने घर वापसी आए ने। मैं इन्हों का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ अते ये विश्वास दिलाता हाँ कि इन्हों की रुतबा जो इन्हों का है वो हमेशा बरकरार रहेगा तो वधेगा, कांग्रेस दे विच घटेगा नहीं। अज जब असी तुहाडे सामने इत्थे हाज़र होए हैं, मैं सचमुच खुद तो बड़े लंबे समय तो बाद, शायद कोविड का भी पूरा समय निकल गया, उस तो बाद भी 1.5 साल काफ़ी समय तो बाद अज प्रैस दे विच इस ढंग दे विच तुहाडे सामने हाँ। 2-4 गल्लां दा मैं जिक्र करना चाहांगा। इस तरह लगता है कि जिवें पिछले 9 वरियां दे विच केंद्र दे विच भारतीय जनता पार्टी अते प्रधानमंत्री जी ने विखा दिता है कि पंडित नेहरू के नाँ तो ही चिड़ है। पंडित नेहरू का नाँ इतिहास दे विचों भुला देना चाहते हैं। उसी गल नूं शायद अगाह वधांदे हुए ये अज चंडीगढ़ के नाल भी एक कोताही कर रहे हैं, चंडीगढ़ के नाल भी एक अनदेखी कर रहे हैं अते चंडीगढ़ नूं जो वक़्त चंडीगढ़ की मिलनी चाहिए सी, वो चंडीगढ़ की जो प्रायोरिटी इन्हां दी होनी चाहिए सी, अज वो केंद्र सरकार क्योंकि यूनियन टैरेटरी है उत्थों शुरू हुंदा है, वो चंडीगढ़ दे विच नहीं मिली हुई। फाइनैंसिस का एक सारे नालों वड्डा मुद्दा आ जाता है जिहदे नाल दूजे काम हुंदे ने। चंडीगढ़ एक रेवन्यू सरप्लस जगह है। इत्थे जो एडमिनिस्ट्रेशन बेशक ऑक्शन के राही, बेशक अपने फीस के राही जो पैसा उगरांदी है, वो जितना चंडीगढ़ नूं मिलता है उदों ज़्यादा है, पर क्योंकि यूनियन टैरेटरी है, सारा फंड सारे दे सारे पैसे वो कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे विच चले जाते हैं कि चंडीगढ़ नूं उहदा एक ढुकवा हिस्सा नहीं मिलता। आए साल जब गल करते हैं कि असी बजट इन्नी वधा देनी है, वो तुसी उठा के वेखो जिहड़ा कि कॉरपोरेशन या एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगिया हुंदा पैसा, उदों किते घट वो पैसा मिलता है। अते अगर वो महंगाई का ही वेखीए दर तो शायद वो उन्ना ही पूरा नहीं हुंदा। इहदे नाल साडीआं सारियां सर्विसिस ते इत्थे बहुत बुरा असर पिया है। पंडित नेहरू ने जदों शहर की कल्पना की सी, बहुत सोहना अ सिंबल ऑफ मॉडर्न रिसर्जेंट इंडिया कह के इसनूं पुकारिया सी। इसनूं बहुत वधिया शहर एक बनाना सी। आबादी समय के नाल वधी, उहदे नाल मैं मनदा हाँ कि उस वक्त डड्डू माजरा दे विच जिहड़ा कूड़े का ढेर दीवारे लग्या, लोगों ने सानू उसकी सज़ा दी। लोगों ने समझिया कि असीं शायद उसते नहीं कुछ किया। इन्हां ने 9 वरे हो गए ने जिहड़ा कि प्लांट चल भी रहा सी, जिन्ना उहनूं बंद किया। प्लांट वालियां ने उदों धोखा किया सी चंडीगढ़ दे नाल, असीं उस वक्त सां। उस तो बाद असी ही मंग की सी कि उन्होंने खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने जो अपने वायदे पूरे नहीं कर पाए सन, जेडे उन्होंने कहा सी कि इत्थों पूरा कूड़ा चक के उसकी प्रोसैसिंग करके वो ग्रैन्यूल्स बना के बाहर लैके जाएंगे, उन्होंने सज़ा दी जाए, उसका उन्होंने पेनल्टी लगा दी जाए, वो नहीं किया। इन्होंने होर बनाने की कही तो नाल दी नाल लैगेसी माइनिंग दसदे हुए कि पुराना इकट्ठा होया होया उसनूं असीं खत्म करांगे, अज तक वो कुछ नहीं किया। खर्चा करोड़ों रुपए उस पर किया जा रहा है, सब दैट गोज़ डाउन द ड्रेन। और लोग वो कम नहीं हो रहा, कोई भी जाके उत्थे वेख सकता है कि हालात उत्थे खराब है। उस तो इलावा जिहड़ा एक होर वेखण दे विच ज़्यादा आया, मैं खुद एक बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ ते नहीं गया, जिन्होंने मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ साडे वेले शुरुआत सी, प्लान उस वक्त दा सी, वो जिहड़े बने उन्हां दे विच एक योजना इस ढंग दे नाल सी कि घर घर दे विचों कूड़ा चक के उन्हां दी सैग्रीगेशन करके गिला कूड़ा अलग, सुक्का कूड़ा अलग, उहदे वास्ते लोगों के नाल पहला तो माहौल इन्होंने ये किया सी अते पैसा भी बर्बाद किया सी। जब इन्होंने वेस्ट पेपर बास्केट जिहड़े कि दफ्तरां दे विच छोटियां छोटियां सी बाल्टियां जिहियां रख लैंदे हैं प्लास्टिक दियां, वो घरां दे विच वंडिया। हाउस होल्ड जिहड़ा साडा सॉलिड वेस्ट हुंदा उसदे वास्ते उस दे काम दे विच नहीं आईयां। शायद 2.5-3 करोड़ रुपया उस वक्त उन्होंने टोटल सरासर उसते ज़ाया किया।
ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਵਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 47, 40, 39 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਗੀਲਾ ਕੂੜਾ, ਸੂਖਾ ਕੂੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ ਉਹਨੂੰ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੇਵਰ ਬਲੌਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਉਦੋਂ ਮਲਬਾ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਈਏ ਕਿ ਮਲਬਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ, ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਟਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਜਨ ਫਰੋਮ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਟੂ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ 3-4 ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 300% ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਉਸਦੇ ਵਧਾਏ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਤੋਂ, ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ SCOs ਦੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਹਰ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਨ ਲਿਊ ਆਫ ਦੈਟ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ 200 ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਲੋਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ 200 ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਬਹੁਤ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ,
ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਡ੍ਰੌਪ ਐਂਡ ਪਿਕਅਪ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਰਾਊਂਡ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਜਲਦੀ ਟੋ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, 41 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਰੇਲਵੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ 60-70 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਫਲੈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਤੋਂ 71-72 ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਮਕਾਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਸੀ 25,000 ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਲਮ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ 1971-72 ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸਿਸ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਬਣਾਇਆ, ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਚੇਂਜ ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਿਸਿਸ ਰਿਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਫਰਾਕ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਹਾਂ, ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਲ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਲਿਊ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਵਾ ਢਾਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸ਼ਨੇਟਲੀ ਰਾਦਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਰੂਟਸ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ।
मेरा हमेशा कहना सी कि चंडीगढ़ ਨੂੰ जब ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ 11 ਪੰਚਕੂਲਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਕਟਰ 4 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ ਦੂਰ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਆਉਣ, ਉਨੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਕਾਰ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਓਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਦੇਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਖਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਧੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿकेशन ਦੇ ਵੱਲੋਂ, वो मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश कराँगा। इससे पहले कि आप अपने सवाल पूछें, मैं 2-3 चीज़ें और इसमें ऐड कर दूं। जो आप गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट जो नया ये कह रहे हैं कि बनाने के लिए लगाना है, और इसमें इन्होंने हमें इन्विटेशन भी भेजा था, उसमें हमारी काउंसलर्स की हम 1 आधे दिन में मीटिंग कर लेंगे और हम उसमें फिर डिसाइड करेंगे। क्योंकि अब हम ये चाहते हैं कि अगर कोई प्लांट लगे तो वो ऐसा लगे जिससे शहर को फ़ायदा हो, दोबारा से वो स्थिति ना पैदा हो जाए कि वहाँ कूड़े का पहाड़ एक और लगा, कोई दूसरा और पहाड़ लग जाए। उसमें उसकी कॉस्ट वायबिलिटी, उसकी फंक्शंस कौन से हैं, कंपनी कैसी है, क्या लोग हैं, कौन इसके पीछे, सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करके, और ज़रूरत पड़ी तो वी आर ओपन टू इट। ये नहीं कि हम प्रेजेंटेशन हो सकता है हम देखेंगे भी, पहले हम आपस में डिस्कशन करके प्रेजेंटेशन देख के, और जैसे सवाल हमें लगा कि इसमें ये कमी पेशी है वो उसको हाउस के अंदर जरूर बताएंगे। क्योंकि बहुत बड़ी ज़रूरत मैं समझता हूँ गार्बेज प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की है, पर साथ ही साथ ये भी चेक करने की है कि उसके अंदर कोई भ्रष्टाचार ना हो, उसके अंदर कोई किसी तरीके का ऐसा काम ना हो जिससे कल को फिर चंडीगढ़ की जनता को परेशान होना पड़े। और दिल्ली जैसे यहाँ चंडीगढ़ में बड़े कूड़े के बाहर लगे हों, जिसपे जैसे बंसल जी ने भी बोला कि करोड़ों रुपया खर्चा जा रहा है और कोई रिजल्ट उस तरीके से नहीं आ रहा। और ऐसे ही पैसे की बर्बादी जो अलग अलग जगह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर हो रही है, बहुत सी चीज़ों के अंदर। अभी 8 करोड़ रुपए पार्किंग का ठेकेदार एक लेके भाग गया, जिससे बहुत बड़ा पब्लिक के पैसे का नुकसान हुआ है। इसके अलावा ऐसी कंपनीज को काम दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़ी हुई हैं या जिनका कहीं ना कहीं तार भाजपा से जुड़ते हैं। ऐसी चीज़ों को चेक करने के लिए अब हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, 6 से 7 हो गई है। उम्मीद है आने वाले दिनों में और भी बढ़ेगी। मैं स्पेशल मेंशन इसमें राजीव मॉडगिल, हमारे सोनू जी, उनका भी लेना चाहूँगा कि उन्होंने भी इसके अंदर जो हमारे साथी हैं उनको लाने में काफ़ी जो अहम रोल प्ले किया। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी जो सवाल बंसल जी से पूछना चाहते हैं, या हमारे जो काउंसलर जिन्होंने ज्वाइन किया, मेहता जी ने, हरप्रीत जी ने, चाहे साथी बैठे हैं या मुझसे भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू आस्क। मेरा आपसे सवाल है, आप 2024 में चुनाव होने हैं और ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी की चंडीगढ़ की क्या तैयारी है? और क्योंकि आप देश के बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ऑल इंडिया लेवल पर आपकी क्या तैयारी है और चंडीगढ़ के कैंडिडेट कौन है?
कांग्रेस की तैयारी हर वक्त है पूरी, सिर्फ चंडीगढ़ के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी वक्त भी हो सकता है। आपने सभी ने देखा कि कर्नाटका में कितना ज़बरदस्त ढंग से कांग्रेस वहाँ जीती है। बहुत ज़ोर लगाया प्रधानमंत्री जी ने वहाँ चुनाव में, फिर वही बातें की जो हम कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी और हमारी आइडियोलॉजी में फ़र्क है। वो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, वो लोगों को बांट देना चाहते हैं। कांग्रेस सभी में प्रेम, एक उसकी उमंग पैदा करती है। राहुल गांधी जी ने अपने यात्रा के दौरान यही कहा था सब जगह कि नफ़रत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और वो दुकानें वहाँ उन्होंने कहा अब कि सभी लाखों करोड़ों लोगों ने कर्नाटका की वो दुकानें खोली, जबकि इन्होंने ठेका ले रखा था और यहाँ तक का धर्म की तौहीन कर रहे थे, धर्म की का मैं कहता हूँ उसका अपमान कर रहे थे। जब इन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली के साथ मिला दिया, अपनी तरफ से इन्होंने सोचा कि शायद बहुत बड़ी बात, इनको कोई फ़ायदा मिलेगा, लेकिन वो एक हिंदू धर्म के भी ख़िलाफ़ बात थी कि अपने एक राजनीतिक ग्रुप को, गुट को इन्होंने धर्म बना दिया। लोगों ने उसको नकारा, वहाँ इनको हराया। इसका ये मैं सिर्फ उदाहरण इस कारण दे रहा हूँ कि ये कुछ भी बात करें, कांग्रेस की तैयारी है पूरे हिंदुस्तान में। हम चुनाव जो लड़ने हैं वो लड़े जाएंगे, अच्छी ढंग से लड़े जाएंगे। और जहाँ तक आपने आज कैंडिडेट की बात की, अभी ये सवाल पैदा नहीं होता, अभी ये सवाल मौके पे उठता है, अभी नहीं होता है। कौन? नीतीश कुमार। देखिए, ये सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो लोकतंत्र पे प्रहार अब हो रहा है, ये शायद दूसरे देशों में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता। अगर 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते, इतनी ताकत उनके पास उस वक़्त पोजीशन थी, इतनी फॉलोइंग उनकी टोटल थी कि अगर उस वक़्त वो चाहते कि लोकतंत्र नहीं लगाना, मैंने यहाँ डिक्टेटर बन जाना है, प्रेसिडेंट बन जाना है फॉर लाइफ, वो बन सकते थे। लेकिन लोकतंत्र के जो लोकतांत्रिक विचार थे और लोकतंत्र से जो उनका प्रेम था, उसके कारण यहाँ लोकतंत्र को मजबूत किया। लोकतंत्र सिर्फ एक पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना के नहीं बनता, लोकतंत्र बनता है वहाँ की इंस्टीट्यूशंस, उनकी जो संस्थान हैं उनको बनाना, उनको स्थापित करना और उनको मजबूत करना। ये पंडित नेहरू ने किया, ये कांग्रेस ने हमेशा किया, ये उसको ख़त्म करने लगे हुए हैं। और अब इसी कारण जो एजेंसीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विरोधियों के ख़िलाफ़, आप खुद उनका उदाहरण देखते हो, उन सभी को देखते हुए ये अपोजिशन ने महसूस करना शुरू किया है कि हमें इकट्ठा होना होगा। इनका जो अपना ध्रुवीकरण का सिस्टम है कि हम इतने लोगों को अपने साथ कर लें, दूसरों को सभी को नकार दें और दूसरे बढ़ जाएं 6 जगह में, तो हमारा तो हमेशा के लिए पक्का। ये इनके जो नापाक इरादे हैं उनको फेल करने लगे हैं। और जो नीतीश जी भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सभी जगह लोगों को मिले। कर्नाटका में जब अब वो शपथ होनी थी, उस वक़्त कितने लीडर्स, हमारे सीएम्स वगैरह सभी वहाँ पहुँचे और पार्टीज़ के, और सभी ने ये आश्वासन दिया है कि हम सब मिल के करेंगे। और मुझे विश्वास है चुनाव किसी वक्त भी कर दें, उससे पहले ये सब एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर एक संयुक्त तौर पे ये इलेक्शन लड़ेंगे और बीजेपी को अच्छी तरह से मात देंगे, उनको हरा देंगे। मैं चंडीगढ़ की बात करूंगा। सेक्टर 10 के अंतर्गत एक पेड़ गिरता है, एक बच्ची की डेथ हो जाती है, उस पर 1 करोड़ का सेंक्शन होता है। 54 सेक्टर के अंतर्गत एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, करंट लगने से उसकी FIR तक दर्ज नहीं होती और कोई लीडर वहाँ पहुँचता नहीं। इसलिए आप कहते हैं सेक्टर 9 पहले कार्बल से कोई भी कहीं दुखदायक घटना हो, कोई मृत्यु हो, किसी को चोट लगे, कोई किसी तरह की वारदात हो, वो सभी को मानवीय एक दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है। ये सरकार शायद उससे नहीं देखती, ये आज के लोग जो हैं उससे नहीं देखती। ये सब चीज़ों में केस टू केस करेंगे, अपने को इनको कौन है, किसका किसने जिक्र कर दिया, किसका कोई सिफारिश करने वाला है। बातें बेशक कुछ भी करें, असलियत वो उसका उदाहरण आपने ही दे दिया कि सब जगह मनमर्जी के साथ विम्सिकल तरीके से काम हो रहा है। और इसको उदाहरण को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते, इससे थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहीं इसका मौका उठा के मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं, जो मैंने एक पहले कहा था कि एक सभी पार्टीज़ की मीटिंग बुला के कोई चर्चा करें। पहले जो एडवाइजरी कमेटीज़ होती थी वो ऐसी होती थी, वहाँ चर्चाएँ होती थी इन चीज़ों पर, सभी पार्टीज़ के लोग होते थे। इन्होंने क्या सिस्टम बनाए हैं आप उठा के देखिए। ये जब से, मुझे उससे कोई शौक़ नहीं है और मेरे पास समय भी नहीं है इसके लिए जाने का, लेकिन ये पहली बार हुआ है चंडीगढ़ के इतिहास में कि जो अब हमारी लोकल एडवाइजरी कमेटी बनी है, जो मुझे कहते बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये एक सिद्धांतिक बात कह रहा हूँ कि पहली बार जो लास्ट आउटगोइंग जो लास्ट MP था उसका सदस्य नहीं।
क्यों सदस्य नहीं कहते हैं कि उसने कहा नहीं कि मैं सदस्य बनना चाहता हूँ। हम लोगों ने मांगा था कि कौन कौन बनना चाहता है। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं कि किस से कोई बात पूछना चाहते हैं? अगर हालात ख़राब हों किसी बात पे शहर पे, क्या फिर दूसरों के पास नहीं जाते कि आप सभी मिलके करिए? ये इनका एक रवैया ही ये बन गया है। बेशक ये लोकल बॉडीज़ हों, बेशक जो काम इन्होंने एक बहुत गलत काम करने लगे थे जो हमने रोका था, शायद उस कारण हम लोग कुछ उसमें नहीं होंगे। डिस्पेंसरीज़ को भी, चंडीगढ़ की डिस्पेंसरीज़ को भी ये प्राइवेट लोगों के हाथों में देने लगे थे, एनजीओ का कह के। लेकिन एनजीओ क्या थे? इनकी अपनी संस्थाएं थी। अपनी संस्थाओं को चंडीगढ़ के खर्चे पे, लोगों के खर्चे पे वो डिस्पेंसरी संभालना चाहते थे। हमने उन लोगों ने उसका विरोध किया था और वो पारित नहीं हो पाया था। ये इनके जो ऐसे इरादे हैं, ये सब चीज़ों पे मनमर्जी का है, एक विम्सिकल अप्रोच है। और जो फिर मैं कहता हूँ वो लोकतांत्रिक भावना, वो विचार होते हैं, वो नहीं है इसमें। उस कारण ये चीज़ें हो रही हैं। मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि हमारे और भी पार्षद या और जो नेता है वो भी संपर्क में हैं, तो कुछ लोग भाजपा में भी आपके पार्षद या जो नेता है वो गए, क्या वो लोग भी उस तरह से संपर्क में हैं? दूसरा उसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि जैसे करुणा मेहता जी ने आपके साथ ज्वाइन किया, आपको नहीं लगता कि बीजेपी का काम आपने और आसान कर दिया कि मेयर की कुर्सी पर पहुँचने के लिए बड़ी आसानी से पहुँच जाएंगे? देखिए, मैं आपको इसमें बात बताऊं कि पहले भी मैंने बताया कि मेहता जी पहले ही हमारे साथ 20-22 साल से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। चलो कुछ निजी कारण हुए, उस समय ये चले गए। और अभी भी जो आम आदमी पार्टी के अंदर हैं, वो मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं। जो पिछला नगर निगम चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी जैसे कहते हैं ना, वन टाइम वंडर, क्योंकि लोगों को लगा कि यार हमने कांग्रेस को आजमा लिया, भाजपा को आजमा लिया, कांग्रेस ने शायद इतना अच्छा काम किया, भाजपा ने थोड़ा उससे बहुत कम काम किया, तो अब शायद एक नई पार्टी को चांस देना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग जिनको कोई जानता भी नहीं था और वो पार्षद बन गए। अब लोग, जो अगला कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आएगा, वो लोग परफॉर्मेंस पे वोट देंगे, किसने काम किया। आज अगर मेहता जी 20 सेक्टर और 30 सेक्टर में तरुणा जी काम कर रहे हैं तो लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं। हम भी ये सोच के लोगों से बात कर रहे हैं कि कौन काम करने वाला और कौन काम करने वाला नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि संपर्क में हम, संपर्क में तो बहुत से लोग हैं, बहुत से, जब से मैं प्रेसिडेंट बना हूं, बंसल जी को भी पता है कि बहुत लोग हमारे पास ज्वाइन करने के लिए आए, पर हमने ऐसे नहीं किया कि आ जाओ सारे। हम बहुत सोच समझ के लोगों को ले रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन जो शहर के अंदर काम कर रहा है, अपने वार्ड के अंदर काम कर रहा है, या किसकी पहचान है, कौन बार बार पार्टी को खराब करता है या पार्टी से निकल के बार बार जाता है। इसलिए बहुत संकोच हम उसके अंदर रख रहे हैं। पर मैं फिर भी कहता हूँ, अच्छे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जो चाहते हैं कि शहर के अंदर डेवलपमेंट हो, जो चाहते हैं कि हम जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे, उन लोगों का पार्टी में वेलकम है। और बीजेपी का काम हमने बिल्कुल आसान नहीं किया। जब मैंने कहा कि और लोग आएंगे, हो सकता है कि हमारी संख्या इतनी हो जाए कि बीजेपी से ज्यादा हम हो जाएंगे। ऐसा क्या कारण रहा कि आपने एकदम डिसीजन लिया कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया? क्या ऐसा संगठन भी सुनने में आ रही, संगठन नहीं बना पाया, क्या कमी रही आम आदमी पार्टी? घर वापस आने का कोई कारण नहीं होता, और हमने ज्वाइन किया। घर आने का कोई कारण नहीं होता, घर छोड़ने का कारण होता है। तो क्या कारण रहा था कि हमने कांग्रेस छोड़ी? देखो, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगी। कुछ निजी कारण थे, जैसा कि मेरे सीनियर लीडर ने बताया आपको, तो उस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाहूँगी। अभी जिस पे है, हम थे, जो भी थे निजी कारण थे, हम गए। हमने ये महसूस किया कि जो चीज़ हम कांग्रेस पार्टी में रह के कर सकते हैं, लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने हमें बेहतरी के लिए चुना है, शहर के विकास के लिए चुना है, और जो हम इस पार्टी में रह के लोगों का विकास कर सकते हैं, हमें ये महसूस हुआ और हम अपने घर वापसी। अभी जैसे लक्की सर ने कहा कि ट्राई करना चाहते थे लोग आम आदमी पार्टी को सिर्फ वोट से, तो आपको भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जीत में बहुत बड़ा हाथ रहा होगा कि लोगों ने ट्राई किया कि आम आदमी पार्टी। इसका मैं जवाब देता हूँ। कई बार क्या होता है, हमारे 35 वार्ड थे, बहुत से हमारे 5-5, 10-10 एस्पिरेंट्स थे जो डिफरेंट थे। कई बार क्या होता है कि हमारी भी असेसमेंट में, मैं बिल्कुल यहाँ पे ओपनली इसको एडमिट करने में कोई वो महसूस नहीं करता, शर्म महसूस नहीं करता, हम भी असेसमेंट में गलती कर जाते हैं। जो डिजर्विंग आदमी होता है, जो शायद ज़्यादा पॉपुलर होता है, हम वो ग्राउंड सिचुएशन को असेस नहीं कर पाते, और कई बार बाद में एहसास भी होता है। आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं इस परिवार को जानता हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं,
इनकी ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आप ये लोग देख सकते हो इतनी मात्रा में ये लेडीज इनके साथ की आई हैं, नहीं तो जिस दिन कोई पार्षद बन जाता है मोहल्ले का साथ वाला नाराज हो जाता है, ये तो इनके साथ वाले लोग आए हैं। लकी जी, ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, आप कह रहे हैं ना कुछ चले गए आम आदमी सारे कांग्रेस से जीते सभी कांग्रेस के थे, ठीक है, आपने टिकट नहीं दिया, आप इनको टिकट नहीं देना चाहते थे, क्या उम्मीद है कि ये आगे भी इनको टिकट मिलेगा? आज उस बात का जिक्र करना कि आगे को टिकट मिलेगा, लेकिन मैंने जो एक बात कही थी, मैंने एक बात कही थी, वो इग्नोर का किसको इग्नोर किया वो उसके जवाबदेही नहीं हो सकती हमारी इस मौके पे। मैंने एक बात पहले कही थी, जब इनको लेके आए हैं, इनको ये मैंने वायदा किया है, ऐसी टिकटें रही हैं जो आपने दी हैं, जीतने वाले भी उनका जिक्र यहाँ करने का नहीं है। हम नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं इनकी। पहले पार्टी के जीत कर राणा जी, पहले आज बात कर रहे हैं हम इनकी। इनको मैं वही कह रहा हूं। मैंने इनको विश्वास दिलाया है कि इनकी जितनी पोजीशन थी या है इस वक्त, इससे पोजीशन ज़्यादा होगी कांग्रेस में, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं इससे ज़्यादा कोई बात नहीं कह रहा। और ये समय बताएगा, फिर आप उस वक्त कहेंगे। आज की तारीख को लिख लीजिए, 28 मई 2023। अगली बार जब मैं फिर कभी आपके बीच में हुआ, उस वक्त बात का फिर मुझसे पूछ के आप कर लें। कहा है कि पोजीशन इससे ज्यादा होगी, क्या यही लालच सोच के ये वापस कांग्रेस में आए? यदि ये पोजीशन बढ़कर नहीं मिली, क्या ये फिर दूसरी पार्टी में? ये वाजिब नहीं, दिस इज़ नॉट अ चैरिटेबल रिमार्क। ये एक अच्छी बात नहीं है आपकी तरफ से ये कहना कि क्या फिर वापस जाएंगे, क्या वो करेंगे। कोई दुकानें नहीं खुली हुई, किसी बात का कोई होता है, आदमी आप महसूस करता है। कदर लकी जी ने बताया है कि 25 वर्षों से इधर थे, किसी कारण अगर गए, उस वक़्त से वहाँ महसूस कर रहे थे। सही मैंने में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है वहाँ? वेयर इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ आप जानते हैं। आपको बीजेपी से हम बिल्कुल मतभेद है हमारा पूरा जोर से, लेकिन एक आइडियोलॉजी है उनकी अपनी, हमारे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, लेफ़्ट की अपनी आइडियोलॉजी है। बताओ मुझे आपकी क्या आइडियोलॉजी है? आप उनकी मीटिंग में जाते होगे, कहीं पूछा, कभी बताया उन्होंने क्या है, क्या आइडियोलॉजी पे बने हैं वो तो बिल्कुल वही जो इन्होंने कहा था वन टाइम, लोगों की एक भावना को एक्सप्लॉइट कर लो। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, चलो इनको ले लो साथ। वो आप लग गया, आप नहीं जीती थी, वो ये इंडिविजुअल जीते थे। बंसल जी, ये बताओ, क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ आपका आगे समझौता होता है, जैसे नेशनल लेवल पर चल रहा, नीतीश जी कर रहे हैं? नेशनल लेवल का मैं ट्रेजरर ज़रूर हूँ। मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का ट्रेजरर, क्या रहेगा शहर का? मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का ट्रेजरर मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का मैं ऑल इंडिया कांग्रेस का ट्रेजरर हूँ, लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस की तरफ से बात करने का अधिकृत एक इस वक्त मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। मैं यहाँ बतौर चंडीगढ़ कांग्रेस के यहाँ मैं आया हूँ, लेकिन जो बात आप कहो कि मैं बात को किसी को इग्नोर कर दूँ, चंडीगढ़ में टिकट उसको मिलेगा जिससे मेरी मर्जी होगी। लक्की भाजी, मैंने दी गल का जवाब देता।